आयुर्वेद क्या बोलता है, शराब पीने के क्या नुकसान हो सकते हैं आम लोगों में? मैम, आप क्या पूछना चाहोगी? मैं अब आपके सामने कहूँ शराब अच्छी है कि नहीं? मात्रा में ली हुई हर एक चीज़ ठीक रहती है, हम उसको मात्रा में नहीं लेते, पर मात्रा में हमारा कंट्रोल नहीं होता। जब बैठते हैं तो एक एक बोतल पी जाते हैं, दैट फाइनली लीड्स टू लिवर डिजीज़। हिंदुस्तान में मसालों का बहुत प्रचलन है, इसीलिए हम हिंदुस्तानी इम्यून बने हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता और साइंसिस ने ये कहा कि अगर एसिडिटी है तो मसाले छोड़ दो। जैसे हमने छोड़े तो घी पचना बंद हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई। आयुर्वेद कहता है कि आप हर एक चीज़ को पचाओ, मसाले भी खाओ, घी भी खाओ, ताकि आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहे। किसी तरह से आपको गैस की या एसिड की प्रॉब्लम है तो आपको मसाले नहीं छोड़ने चाहिए? नहीं, आप किसी चीज़ को क्यों छोड़ते हो? आप उसकी जो अगर एसिडिटी है, उसकी गैस बनती है, तो उसको आप उसको ठीक करो। देसी घी उतना हेल्दी नहीं है बाकी तेलों से, तो क्या कैसे आयुर्वेद क्या बोलता है? मात्रा में लेंगे तो आपकी बॉडी को वो स्ट्रेंथ देता है। ये ताकत के कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं है। जोड़ों में ग्रीस खत्म हो रही है, वो देसी घी उसको बनाता है। पहले हम फैटी लिवर को कहते थे, जिसका फैटी लिवर है वो शराबी है। अब तो छोटे बच्चे का भी है, अब लेडीज का भी है। क्यों है? क्योंकि हम लिवर को इतना काम देते हैं, वो थक जाता है। आयुर्वेद कहता है कि आपने अपने पेट को खाली नहीं रखना है। फास्टिंग करते हैं तो उसमें शरीर का ज़्यादा नुकसान हो जाता है। दूध के साथ मछली या अंडा, नॉनवेज नहीं लीजिए, और नमक मत लीजिए कोई भी दूध मटेरियल के साथ। आयुर्वेद में कहा है केला दूध के साथ नहीं लेना। अच्छा, क्यों? हम अपने बच्चों को विरुद्ध अन्न है, लोग स्लो पॉइजन है, बनाना शेक्स देते हैं, तो कितना गलत है। अमेरिका में, इंग्लैंड में जो यहाँ जिम जाते हैं, वो बजाय प्रोटीन खाने के वो शिलाजीत ले रहे हैं। देयर इज अ ट्रेंड कि शिलाजीत ले लो। हमारे पास शिलाजीत है, हम उसको लेते नहीं हैं। अब सुहांजन है, सुहांजन के पत्ते का इस्तेमाल नहीं होता था, आज उसका पाउडर बन के 1200 रुपये किलो बिक रहा है। इतना न्यूट्रिशियस है, हमारे पास है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। आयुर्वेद के हिसाब से क्या हर बीमारी का इलाज हो सकता है? आप बीमार क्यों हो? आयुर्वेद कहता है आपने बीमार नहीं होना। नमस्कार। आजकल आयुर्वेद बहुत प्रचलन में है और आयुर्वेद की तरफ लोग दोबारा से वापस आने लगे हैं। एलोपैथी मेडिसिन की भी बात होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अब ट्रेंड में है आयुर्वेद भी। और इसी संबंध में आज हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर जुड़े हैं जो कि बहुत माहिर हैं और बहुत जाने माने हैं। चंडीगढ़ से वो SMO हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव कपिला। नमस्कार सर। नमस्कार। ABC के श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। सर, जैसे आप बहुत माहिर अपने सब्जेक्ट में, और आजकल बहुत प्रचलन में फिर से आ रहा है आयुर्वेद, और कोरोना के टाइम पे ये साबित हो चुका है कि जो काढ़े पिए जाते थे उनसे कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बहुत लोगों की बूस्ट हुई है। तो क्या कहना है इस बारे में कि काढ़ों से इंडियंस की इम्यूनिटी बूस्ट हो चुकी है या अभी भी होनी बाकी है? देखो, ऐसा है, आयुर्वेद प्राचीनतम एक साइंस है। प्राचीन काल से ये हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता हम और साइंस की तरफ जाने शुरू हो गए, पर अब दोबारा जो दुनिया है आयुर्वेद की तरफ देख रही है। बहुत चीज़ें हैं इसमें। मैं आयुर्वेद के मतानुसार मैं आपसे कहता हूँ, जो हमारे घर की किचन है, किचन इज़ ए आयुर्वेदिक लेबॉर्ट्री। अगर वो ठीक है तो हम सब स्वस्थ हैं। आयुर्वेद कहता है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार परशमनम। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखो, फिर भी अगर आतुर हो जाए तो उसको रोग का उसका निवारण करो। तो सबसे पहले तो आयुर्वेद की जो लैब है वो किचन है। उसमें क्या है? गरम मसाले। गरम मसाले जो थे वो पहले एंटी कोलेस्ट्रोल डिक्लेयर हो गए थे, एंटी कोलेस्ट्रोल माने गए। उसके बाद अब कोरोना में इम्यूनिटी इंक्रीज़र भी वही माने गए। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मसालों का बहुत प्रचलन है, इसीलिए हम हिंदुस्तानी इम्यून बने हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता और साइंसिस ने ये कहा कि अगर एसिडिटी है तो मसाले छोड़ दो। जैसे हमने छोड़े तो घी पचना बंद हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई। आयुर्वेद कहता है कि आप हर एक चीज़ को पचाओ, मसाले भी खाओ, घी भी खाओ, ताकि आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहे। आयुर्वेद नहीं कहता है कि आपको अगर हार्ट बर्न है या किसी तरह से आपको गैस की या एसिड की प्रॉब्लम है तो आपको मसाले नहीं छोड़ने चाहिए? नहीं, आप किसी चीज़ को क्यों छोड़ते हो? आप उसकी जो अगर एसिडिटी है, उसकी गैस बनती है, तो उसको आप उसको ठीक करो ताकि उसको एसिडिटी ना बने। मसाले नहीं छोड़ने हैं।
साउथ इंडिया में चले जाओ, मसालों का बहुत प्रचलन है। वहाँ जब अगर जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ डोसा खाते हैं, हमारे को सॉस मिलता है। कभी आप साउथ इंडिया में जाओ तो एक कटोरी गरम मसाले की देते हैं कि आप इसको स्वादानुसार डालो। आई थिंक उसको गन पाउडर शायद कुछ कहा जाता है इसी तरह से। तो वो वहाँ प्रचलन है। अभी आप ये चीज़ें खाओगे तो वो स्वस्थ रहते हैं। अच्छा। तो मसालों को रेगुलर लेना आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अच्छा, तो डॉक्टर आपके हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से जो आजकल फूड ट्रेंड्स चल रहे हैं, उनमें से बेस्ट फूड प्रैक्टिसेस आप अपने हिसाब से जो देख रहे हैं और वर्स्ट फूड जो मिला के खाए जाते हैं वो कौन से हैं? देखो, अगर आयुर्वेद के हिसाब से चलोगे, आयुर्वेद में 2 चीज़ों का स्पष्ट वर्णन है, दिनचर्या एंड ऋतुचर्या। हमारी 6 ऋतुएं हैं, हम बहुत लकी हैं, 6 ऋतुओं का आनंद लेते हैं और हर एक ऋतु में क्या खाना क्या नहीं खाना वर्णित है। अगर हम उसी हिसाब से खाना खाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एग्जाम्पल देता हूँ, वर्षा ऋतु चल रही है, इसमें लिखा गया है कि पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना। तो वैसे धारणा ये है कि इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज हमारे पेट की जो हाजमे की शक्ति, जिसको जठराग्नि बोलते हैं, वो बंद है, वो उसको पचा नहीं पाती। तो कोशिश करो कि पत्तेदार सब्जियां नहीं लेनी। अगर लेनी है तो पहले उसको उबाल के उसका पानी निचोड़ो, फिर उसमें देसी घी। आजकल खुशी का वक्त है, अगर हम लोग ये समझ जाएं कि हम क्या खा रहे हैं, हमारा क्या सिस्टम है। दही बड़ा खा रहे हैं, आजकल दही नहीं खाना। मिलेट्स रुक्ष होते हैं, रूखे, पेट पे अब सारे बॉडी पे खारिश शुरू हो जाती है। आजकल मिलेट्स का इस्तेमाल कम करना है। अगर करना ही है तो देसी घी डाल के करना है, ताकि बॉडी में खारिश या स्किन की प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये चीज़ें आयुर्वेद सिखाता है। बट देसी घी आके आप बात कर रहे हैं ना, देसी घी को लेकर भी बहुत सारे कंसेप्ट्स और मिथ्स हैं लोगों के माइंड में कि देसी घी खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, देसी घी फैट करता है, आपको मोटापा बढ़ाता है, और देसी घी उतना हेल्दी नहीं है बाकी तेलों से। तो कैसे आयुर्वेद क्या बोलता है इसके बारे में? आजकल सिस्टम बदल गया है। पहले ये जो एलोपैथी हॉस्पिटल बोलते थे देसी घी नहीं खाना, आजकल वो भी रिकमेंड करते हैं ये ज़रूरी है, पर अति मात्रा में कोई भी चीज़ खराब करती है। अगर हम देसी घी बहुत मात्रा में लेंगे वो खराब करेगा। अगर हम उसको मात्रा में लेंगे तो आपकी बॉडी को वो स्ट्रेंथ देता है। ये ताकत के कैप्सूल खाने की ज़रूरत नहीं है। जोड़ों में ग्रीस ख़त्म हो रही है, वो देसी घी उसको बनाता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत आप मात्रा में लोगे तो आप हेल्दी रहोगे। तो जो एलोपैथी भी बोलता है, अब बोलने लगा है कि 1 टेबलस्पून ऑफ देसी घी या मस्टर्ड ऑयल ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक है, आयुर्वेद भी क्या सेम बोलता है? बिल्कुल। हम ये नहीं कहते 1 चम्मच लो, आधा चम्मच लो, हम कहते हैं आपके शक्ति के अनुसार, जितना आप पचा पाए। पंजाब में जो लोग हमारे खेती करते हैं वो 1 कटोरी देसी घी खा जाते हैं, उनको पच जाता है। अगर हम बिल्कुल वर्क अप करते ही नहीं हैं, देसी घी खा के बैठ जाते हैं, तो उसकी मात्रा को कम कर दो, छोड़ो मत। ठीक है सर, आपने जो आजकल फूड प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जो हम सोशल मीडिया के ज़माने में भी देख रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, और कुछ ऐसे फूड को मिक्स करके खा रहे हैं जो कि आयुर्वेद में रेकमेंडेड नहीं है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेदिक सिस्टम बना रखा है। अभी हमने सुबह क्या खाना है, दोपहर क्या खाना है, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि मैदा डाइट का इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि इसको लिवर को और पेनक्रियास को पचाने में बहुत दिक्कत आती है। तो आज क्या है, मॉडर्न सिस्टम में सारा मैदा डाइट चल रहा है, जंक फूड चल रहे हैं, फिर ये अपना कोल्ड ड्रिंक्स चल रही हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे डाइजेस्ट नहीं हो पाती। ठीक है। लिवर है, लिवर की आंखें नहीं हैं, उसको जो दोगे वो पचाना शुरू कर देगा। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें फैटी देंगे, भारी चीज़ें देंगे, तो उसका बहुत जोर लगता है, जिससे वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। फैटी लीवर भी उसी से हो रहा है आज? बिल्कुल। पहले हम फैटी लीवर को कहते थे, जिसका फैटी लीवर है वो शराबी है। ठीक है। अब तो छोटे बच्चे का भी है, अब लेडीज़ का भी है। क्यों है? क्योंकि हम लीवर को इतना काम देते हैं, वो थक जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, वो अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करता है और वो ख़राब हो जाता है। तो सर, आयुर्वेद के हिसाब से, एलोपैथी में तो चलिए अलग से उसका चलता है ट्रीटमेंट, तो आपके हिसाब से अगर किसी ने आयुर्वेदिक तरीके से फैटी लिवर के किसी ग्रेड को कम करना है तो कैसे करें? पहले तो आयुर्वेद कहता है फैटी लिवर क्यों? ठीक है। हमारी जो साइंस बोलती है आप बीमार नहीं होना है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम। तो लीवर को फैटी मत होने दो। उसमें साफ लिखा है आयुर्वेद में,
आपका कुष्ठ जो पेट है इसके 4 हिस्से बना के, इमेजिनरी 4 हिस्से बनाओ, 2 हिस्सों में सॉलिड खाओ, 1 हिस्से में लिक्विड रखो और चौथा हिस्सा खाली रखो, ताकि उसमें वायु का गमन हो और दोष वात पित्त कफ चले, ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। आजकल क्या है, 3 खाने या 4 खाने हम सॉलिड भर लेते हैं तो फूल जाता है, उसमें से उसकी बाउल मूवमेंट नहीं होती तो पेट खराब हो जाते हैं। तो आयुर्वेद तो खाने का सिस्टम भी बताता है किस मौसम में क्या खाना है, कब भारा खाना है, कब हल्का खाना है। अगर हम इतनी सी बात पे ही ध्यान रखें ना तो अपना पेट ठीक रहेगा। तो आयुर्वेद पेट के बारे में बहुत बोलता है। ठीक है सर, आप के हिसाब से आजकल कंसेप्ट चल रहा है इंटरमीडिएट फास्टिंग का, कि दिन में एक बार खाना या वन टाइम मील, उससे लोग वज़न कम करने में भी मदद करते हैं, या किसी तरह के आपको कोई प्रॉब्लम है वो भी डिक्रीज़ करने की तरह। मान लीजिए किसी को फैटी लिवर ही पीछे करना है तो कुछ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ऐसा, क्या कहना है इस बार? आयुर्वेद कहता है कि आपने अपने पेट को खाली नहीं रखना है। अच्छा। अगर हम फास्टिंग करते हैं तो उसमें शरीर का ज़्यादा नुकसान हो जाता है। आप कुछ ना कुछ खाओ अकॉर्डिंग टू क्या आपको खाना डाइजेस्ट होगा। जैसे ब्रेकफास्ट को आप हल्का रखो, दोपहर को आप लंच भर के खाओ। अच्छा, रात ब्रेकफास्ट को हल्का रखो। रात को डिनर जो करना है आप 6-7 बजे से पहले पहले, और इतना भारा मत लो ताकि वो अपने आप डाइजेस्ट हो जाए। अगर भी सिस्टम बनाते हैं तो आयुर्वेद कहता है कि सुबह आप जितना आपका बॉडी वेट है, अगर आप 70 किलो के हो तो आप 700 ग्राम सुबह फ्रूट, 4 किस्म के फ्रूट लो, 10-11 बजे तक फ्रूट पे ही रहो। 11 बजे के बाद आप एक सलाद की 4 किस्म के सलाद जो सीजनल हैं वो लो। ये सब फाइबर डाइट है। जब फाइबर डाइट अंदर जाएगी तो खाना अपने आप पच जाता है। तो ये डाइट का आप इस्तेमाल करो तो फिर देखो भी सब कुछ हजम होता है। तो रोटी नहीं खाए, मतलब दोपहर को ना, दोपहर को आप रोटी खाओ, उससे पहले सलाद खाओ, उसके बाद आप खाना जो भी खाना चाहते हो खाओ, हल्का लो, मौसम के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से लो, और अपने आप क्या पचा सकते हो उसके हिसाब से लो। सर, क्या आयुर्वेद के साथ जुड़ा है ये, कि जैसे कुछ लोग कहते हैं, होम्योपैथी में भी ये रेकमेंड होता है कि दूध के साथ मछली या अंडा, नॉनवेज नहीं लीजिए, और नमक मत लीजिए कोई भी दूध मटेरियल के साथ। क्या वो आयुर्वेद से? आयुर्वेद के ग्रंथों में विरुद्ध अन्न नाम का एक चैप्टर है, विरुद्ध अन्न। तो वो पॉइजनस होते हैं। पॉइजन का मतलब ये नहीं जहर है मार देगा, बट वो स्लो डिके करते हैं आपको। जैसे आयुर्वेद कहता है शहद और देसी घी बराबर मात्रा में नहीं लेना है। अगर आपको इकट्ठा लेना पड़ जाए तो दोनों को 1-1 चम्मच नहीं लेना, एक ज़्यादा एक कम। ये दोनों इकट्ठे होके विरुद्ध अन्न है। दूसरा उन्होंने कहा ये हम सबको पता है कि दूध के साथ मछली नहीं लेनी, ये भी एक विरुद्ध अन्न है। और एक आपको नई बात बताता हूँ, आयुर्वेद में कहा है केला दूध के साथ नहीं लेना। अच्छा, क्यों? हम अपने बच्चों को, विरुद्ध अन्न है, स्लो पॉइजन है, बनाना शेक्स देते हैं। तो कितना गलत है जब आयुर्वेद कहता है भी नहीं लेना है। तो उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? उसमें आहिस्ता आहिस्ता आपकी इम्यूनिटी कम होती है, अपनी पावर कम होती है। केले का इस्तेमाल करना है तो आप दही में लो, दूध में उसको रिकमेंड नहीं किया गया है। दही में केला? हाँ। फिर अच्छा। एक और है, आप अचार और मक्खन को साथ नहीं लेना। अच्छा। और हम 80% से ऊपर लोग सुबह नाश्ते में इसको इकट्ठा सेवन करते हैं। तो कुछ विरुद्ध अन्न को अगर आप छोड़ोगे ना, आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या दही और चाय ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं, ये भी विरुद्ध अन्न है। उन्होंने कई किस्म 17-18 तरीके के विरुद्ध अन्न बताए हैं भी, इनके साथ ये नहीं करना, इनके साथ ये नहीं करना। अगर हम उसको फॉलो करेंगे ना, हम करते नहीं हैं, हम सारे विरुद्ध अन्न ले रहे हैं, तो वो एक तरह से नुकसान होता है। तो क्या ये जो मैंगो शेक है या और पपाया शेक, आजकल कुछ शेक्स चलते हैं, तो ये सब ठीक है, विरुद्ध अन्न की कैटेगरी नहीं? इनमें चलो फिर भी ठीक रहता है, इतना विरुद्ध अन्न नहीं जितना कि आप केले के साथ है। अच्छा। बनाना शेक जो है हम आम बच्चों को देते हैं, तो कोशिश करो कि इसको अवॉइड करो। अच्छा, तो सर आयुर्वेद में कैसे कैसे मरीज का, मतलब किस तरह से ट्रीटमेंट आप किया जाता है? मतलब हमारे कुछ भी मरीज आते हैं? हमारा नज़ला जुकाम खांसी से लेके अप टू दी कैंसर हम सब पेशेंट को देखते हैं। हमारा सिस्टम थोड़ा सा अलग है। हम उसका वात पित्त कफ देखते हैं, कौन सा दोष बड़ा है, उस दोष को, हमारे 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, जो कि सारी बीमारियों के जड़ है। वात का मतलब क्या है सर?
इसमें बात के बड़ी डीप नॉलेज है, पित्त की भी, कफ की भी। आप आम बंदे को एक्सप्लेन करना ये आयुर्वेदिक डॉक्टर जानता है। वायु जनरली बता देता हूँ, जब वायु बढ़ती है ना, वायु बढ़ती जोड़ों की तकलीफ शुरू हो जाती है, नर्वाइन चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जब पित्त बढ़ता है तो एसिडिटी, ठीक है जी, ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, ऐसी चीज़ें कोई 80 बीमारियाँ जो है वात की है। तो इसका हम पहले नब्ज देखते हैं भी कौन सा दोष तेज चल रहा है, हम उसको कंट्रोल करने की अकॉर्डिंग टू डाइट, अकॉर्डिंग टू औषधि हम उसको कंट्रोल करते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। तो सर ये जो वेस्टर्न मेडिसिन का कंसेप्ट है, लोगों को लगता है फिर भी थोड़ा इजी है, डॉक्टर बगैर बहुत ज़्यादा आपको इंस्ट्रक्शंस दिए कर देंगे, आपको दवाई दे देंगे, और थोड़ा इसमें आपने बोला नब्ज चेक करना, उसके बाद सारी चीज़ों को एनालाइज करना, फिर कुछ ऐसी सलाहें देना जो लोगों को लगता है शायद हम फॉलो नहीं कर सकते। इस वजह से क्या लोग ज़्यादा एलोपैथी की तरफ जाते हैं? थोड़ा तीनों सिस्टम है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी एंड एलोपैथी। ये रेल के 3 ट्रैक हैं जो पैरेलल चलते हैं, हम इसको मिक्स करने की कोशिश करते हैं। तीनों अपनी अपनी जगह ठीक है। कहीं हमें एलोपैथी की ज़रूरत रहती है, कभी आयुर्वेद की। आयुर्वेद क्या करता है, वो जड़ से ठीक करता है। आपको कोई तकलीफ़ है, हम पेन किलर नहीं देते, हम वायु को कंट्रोल करते हैं। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को समय लग जाता है, थोड़ा सा डिलेड ट्रीटमेंट हो जाता है, अभी 1 दिन में ठीक हुआ। आजकल लोग चाहते हैं कि मैं 1 गोली खाऊं ठीक हो जाऊं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, जो अंदर दोष कुपित हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फाइनली क्या होता है, बीमारी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो लोगों का आज ट्रेंड है कि आज अभी ठीक हो जाऊं। आयुर्वेद कहता है जड़ से ठीक करना है, चाहे थोड़ा समय लग जाए, तो वो नेगेटिव नहीं होता, उसका नुकसान कोई नहीं होता। तो आयुर्वेद का कोई नुकसान नहीं है। आयुर्वेद क्या बोलता है, शराब पीने के क्या नुकसान हो सकते हैं आम लोगों में? मैम आप क्या पूछना चाहोगी, मैं अब आपके सामने कहूँ शराब अच्छी है कि नहीं? ठीक है, इन चीज़ों के हमेशा नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर भी मैं आपको बताऊं, एज ए डॉक्टर, मात्रा में ली हुई हर एक चीज़ ठीक रहती है, हम उसको मात्रा में नहीं लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम शराब भी लेते हैं तो वो भी इफ़ेक्टिव है, पर मात्रा पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। जब बैठते हैं तो 1-1 बोतल पी जाते हैं, दैट फाइनली लीड्स टू लिवर डिजीज़ और सारी बीमारियों का कारण होती है। तो हम लोगों को कहते हैं भी आप इन चीज़ों को अवॉइड करो, क्योंकि आप मात्रा में नहीं रख सकते इसको। अगर आप मात्रा में रखते हो तो अलग बात है, नहीं रखते तो इसका इस्तेमाल ना करो। आपको लगता है ज़्यादा नॉन वेज डाइट कंज्यूम करने का आपकी ओवरऑल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। कैसे? बिल्कुल पड़ता है कि ये जो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, जैसे हम कहते हैं घी ना खाओ, ओवर, जैसे हम ये फैट वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, कई बीमारियों की जनक। क्योंकि हम, वही बात है, अगर मात्रा में लोगे तो ठीक है, हम मात्रा में लेते नहीं हैं। नहीं, बट वो मात्रा कैसे डिसाइड करेंगे लोग? आप कितना उसका छोटा सा, अब एक पूरा मुर्गा खा गए तो उसने जाके अंदर जाके कोलेस्ट्रॉल बनाना है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम करनी है, थोड़ा सा ले लो जितना मात्रा में है, ठीक है ना। 1 अंडा ले लिया दिन में, ठीक है, अब 5 अंडे इकट्ठे ले लिए। हाँ सर, उसका कंसेप्ट आजकल जुड़ रहा है। जैसे कुछ लोग जिम जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है कि आप प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। तो हालांकि प्रोटीन रिच डाइट बाद में बहुत सी प्रॉब्लम्स आपके लीवर को भी फैट कर रही हैं और भी कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा रही हैं, लेकिन प्रोटीन कहीं पूरा नहीं हो रहा। क्या प्रोटीन रिच खाने से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आजकल? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा एक, उनको जो जिम जाते हैं उनको बताया है कि जितना प्रोटीन खाओगे उतनी बॉडी मस्कुलर ज़्यादा अच्छी बनेगी। उनको लोभ दिया जाता है कि आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग बन जाएगी, आप प्रोटीन का सेवन करो, आप एग्स वगैरह लीजिए, चिकन लीजिए। पर मैं कहता हूँ आप नेचुरल प्रोटीन क्यों नहीं लेते? जो सिंथेसाइज्ड प्रोटीन है वो एक टाइम समय आपकी किडनियाँ फेल कर देगा। हमारा सोया प्रोटीन है, सोयाबीन लो, मात्रा में लो, अच्छी चीज़ नेचुरल लो। ये जो सिंथेसाइज्ड प्रोटीन लेते हो ये किडनियों को ख़राब करता है। फाइनली बच्चों की जल्दी किडनियाँ ख़राब हो जाती हैं। आप उनको 10 अंडे खा लो, व्हाट इज़ दिस, ठीक है ना। एक लिमिट में दो उनको अंडे, वो ख़राब भी करते हैं कहीं जाके। बट ये ना आजकल टैग लग गया है कि सोयाबीन जो इस तरह के वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, इसमें कुछ ना कुछ कार्ब्स या फैट्स का पोर्शन ज़्यादा है रादर देन प्रोटीन। तो आपका एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर किस तरह से उसे खंडन करें? देखो मैम, अकेली चीज़ का तो हम कहीं जी प्रोटीन दे दिया, वो तो फिर सिंथेसाइज्ड पाउडर है। जब हम नेचुरल चीज़ लेंगे उसमें कुछ ना कुछ साथ आएगा, ठीक है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप सोया लेते हो, उसको सोया को कंट्रोल लो,
इन्हें भी सोया ही खाते रहो। उसके साथ साथ बाकी फैट भी चलेगा और भी चलेगा, कई चीज़ें बढ़ भी जाती है। तो आप कंट्रोल्ड में, मुझे इतनी ज़रूरत है। और ये ना सोचो कि मैंने आज ही पहलवान बन जाना है, दैट शुड बी स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी बने, ठीक है ना। एक मात्रा में प्रोटीन लो ताकि और चीज़ें ना बढ़े। क्या आयुर्वेद के हिसाब से नेचुरल वेजिटेरियन सोर्सेज का यूज़ करके भी जो जिम फ्रीक्स हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम हिंदुस्तान में इसको नहीं मान रहे। अमेरिका में, इंग्लैंड में जो यहाँ जिम जाते हैं वो बजाय प्रोटीन खाने के वो शिलाजीत ले रहे हैं। देयर इज़ अ ट्रेंड कि शिलाजीत ले लो। हमारे पास शिलाजीत है, हम उसको लेते नहीं हैं, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन से ही हम आगे चलेंगे। क्या बेनिफिट्स हैं सर शिलाजीत? शिलाजीत ओवरऑल आपको एक बॉडी में अपलिफ्ट करती है, कमजोरी दूर करती है, और इसमें मिनरल्स हैं, इसमें मेटल्स हैं जो आपकी बॉडी को ठीक बनाते हैं। एक गलत धारणा है कि शिलाजीत का इस्तेमाल कहीं और होता है, नहीं। शिलाजीत इज़ ए जनरल टॉनिक। हमारे शुगर में जो शुगर की दवाई आयुर्वेद में होगी उसमें शिलाजीत पाई जाएगी। हमसे कहते हैं शिलाजीत शुगर को कंट्रोल करती है, ठीक है जी। तो इसको एक लेबल कर दिया है कि ये एक सेक्स टॉनिक है, ऐसा बात नहीं है। मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं मात्रा में, और ये जनरल सबसे बढ़िया जनरल टॉनिक है। और वो आपको मतलब डॉक्टर से पूछ के ही लेना पड़ेगा? हाँ, वो डोज उसकी और प्योरिटी ये डॉक्टर बताएगा, अब ये प्योर है और इसकी डोज इतनी। तो क्या ये प्लांट्स में अवेलेबल होता है शिलाजीत? नहीं नहीं, ये एक तरह की पहाड़ों से निकलता है, पत्थरों के बीच से। तो पत्थरों के बीच से निकलने वाली चीज़ है, उसको शुद्ध करते हैं। शुद्ध करके तो ये नहीं सारी शिलाजीत प्योर ही आ रही है, इसकी पहचान करनी पड़ती है। कई जगह प्योर है, अच्छी फार्मास्यूटिकल अच्छी ला रही है। सर क्या आयुर्वेद सिर्फ रसोई के स्पाइसेस से जुड़ा है या और भी इसकी डेफिनेशन? आयुर्वेद इससे भी पीछे जुड़ा है, प्लांट से। जो हम जितने भी बाहर प्लांट लगे हैं हर एक का यूज़ है। प्रभु ने बेकार चीज़ कोई नहीं बनाई है, ठीक है जी। कितनी बड़ी एक अच्छी विचारधारा है, जहाँ सांप की बिल होगी उसके साथ ही एक बूटी लगी है, उसको लगाने से उसका जहर उतर जाता है। अच्छा, कौन सी बूटी है वो? उसके साथ ही एक पालक जैसी एक बूटी होती है, तो उसके बिल्कुल बिल के साथ लगती है। सेकंड थिंग, पहाड़ों में चले जाओ, एक बूटी होती है जिसके लगने से खारिश होती है, उसका इलाज भी उसके साथ लगा है। तो जब प्रभु ने जहाँ बीमारी दी है उसका इलाज साथ दिया है, ठीक है। आजकल एक मैं देख रहा था कल परसों, एक पौधा है भूमि आंवला की, छोटा सा पौधा है, जस्ट लाइक आंवला, छोटे छोटे आंवले लगे होते हैं। ये हेपेटाइटिस बी, सी सबको कंट्रोल करती है, और लीवर की सबसे बड़ी प्रेपरेशन है। वो इतनी हो रही है, तो मैंने अपने माली से कहा यार उठा उठा के फेंक रहे हैं, क्या दिक्कत है? अब हमारे 80% लीवर के केस हो गए, भगवान ने 80% पौधे दे दिए, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ें। अब पहले एलोवेरा था, एलोवेरा क्लियर हो गया कंसेप्ट भी, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब मैं नई बात बताता हूँ, हमारे यहाँ सदाबहार लगती है, हम उसको काट काट फेंकते हैं। इसका एक पत्ता और एक फूल किसी शुगर वाले को दे दो, उसकी शुगर 20-30 पॉइंट नीचे जाती है। आप जिन प्लांट्स की बात कर रहे हैं वो अगर आप कह रहे हैं कि एवरी हाउस होल्ड में है, तो नॉलेज नहीं है लोगों को, नॉलेज नहीं है। फर्स्ट तो आइडेंटिफिकेशन नहीं है, पहले पहचान दो उनको। तो कैसे पहचान करें, काम लैंग्वेज में आप थोड़ा बताइए। वैसे तो गूगल सब बताता है, नहीं आता तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ, उनको बताओ जी हमें सदाबहार दिखा दो, ठीक है। मैं 37 में हूँ, मेरे पास मैं दिखाता हूँ। अब सुहांजन है, सुहांजन के पत्ते का इस्तेमाल नहीं होता था, आज उसका पाउडर बन के 1200 रुपये किलो बिक रहा है। इतना न्यूट्रिशियस है, हमारे पास है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। छोटी छोटी चीज़ें घर की किचन गार्डन में लगाओ। पत्थर चट है, पत्थर चट लेने से पथरी नहीं होती, तो अगर थोड़ा सा पत्ता रोज लें तो उसमें क्या नुकसान है? आप पहले आइडेंटिफाई करो भी ये बाहर प्लांट लगे हैं। और मैं आपको नई चीज़ बताता हूँ कि ये जो घास है ना, घास जिसको हम फेंक देते हैं, ग्रास, इसकी अगर 2 बूंद नाक में डाल दो ना, उसके जिसके नक्सीर है, नक्सीर बंद हो जाती है। सबसे कॉमन जो पौधा है जो विदाउट प्लांटेशन भी उगता है वो तुलसी है, जो हर घर में अवेलेबल है। तो आप कैसे समझाएंगे तुलसी के क्या फायदे? तुलसी में आयुर्वेद कहता है भी किसी बुखार में तुलसी दे दो, बुखार उतर जाता है। आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है भी इसको मलेरिया हुआ, इसको क्या हुआ। हमारे घर वाले पहले जब बुखार होता था तुलसी की चाय देते थे, आज भी तुलसी की चाय
तुलसी जो है उसको इसीलिए धार्मिक इतना मान्यता दी है कि उसके आयुर्वेद में बहुत गुण है। अच्छा, ठीक है जी। तो आप तुलसी को एक कहा गया है भी इसमें थोड़ा सा मरकरी टच होता है, इसको सीधा मत चबाओ पत्ते को, दांत खराब हो जाते हैं। ठीक है जी। आप उसको उबाल के लो, चाय बनाते हो चाय में डाल लो, दूध लेते हो दूध में डाल लो। और अब तो ये इम्यूनिटी इंक्रीजर डिक्लेयर हो चुकी है। हाँ हाँ। ठीक है ना। तो सारी चीज़ें हमारे पास हैं, हमें समझने की और यूज़ करने की। तो ये धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। हाँ, नॉलेज बांटो, दुनिया में बांटो। छोटी छोटी गिलोय कितनी लगती है, गिलोय, हाँ। अगर आप रेगुलर गिलोय लेते हो तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और प्लेटलेट्स को बढ़ाने की सबसे बड़ी दवाई है। एक सर, डेंगू का सीजन चल रहा है, डेंगू में एक जिसको भी डेंगू हुआ है उन्हें कुछ नीम के कड़वे पत्तों की एक वो पिलाई जाती है, तो उसके बारे में बताइए, वो क्या होता है? ये सारी चीज़ें आप डेंगू का इंतज़ार ना करो, डेंगू का मत इंतज़ार करो। आप क्या है, गिलोय है, गिलोय का इस्तेमाल करो। उसके बाद आयुष काढ़ा आया था, आयुष काढ़ा इज़ वेरी गुड। पपीते के पत्ते बहुत, ये प्रूवन एलोपैथी की प्रूवन है। पत्ते हैं या पपीते के पत्ते हैं? पपीते के पत्ते, सॉरी, वो नीम पपीते के पत्ते जो हैं वो प्रूवन है कि वो प्लेटलेट्स बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं वो, हाँ। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को वैसे ही आते जाते थोड़ा सा पत्ता ले लो, चबा लो उसको, क्या दिक्कत है? वो बहुत कड़वा होता है, कड़वा होता है। बनाना जब बनाते हैं तो बहुत कड़वा होता है। जो चीज़ बहुत अच्छी बट वो ऐसा है कि 2 सिप्स भी आप लेंगे आपके प्लेटलेट्स इंक्रीज हो जो चीज़ बहुत अच्छी होती है वो कड़वी होती है। सही बात है। ठीक है ना। तो ये भूमि आमलकी भी बहुत कड़वा है, पर लीवर का सबसे अच्छा पौधा है। कौन सा पौधे की बात की? भूमि आमलकी। भूमि आमलकी, अच्छा। बहुत अच्छा पौधा है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, पर वो कड़वा है। तो उसे कैसे लें? उसको थोड़ा सा आप, जिसको शुगर नहीं है वो चीनी डाल ले, उसको पंचांग पौधा लेके उबाल लो, थोड़ी उसकी चीनी डाल के उसको वो चाय की तरह ले लो। शुगर के लिए कैसे क्या आयुर्वेदिक आप कर सकते हैं? सबसे पहले कहा है कि सबसे पहले तो सदाबहार, ठीक है। उसके बाद एक इंसुलिन प्लांट आता है, अगर आधा पत्ता शुगर वाले को दो तो इंसुलिन सक्रीट करता है और शुगर ठीक होती है। ठीक है जी। उसके बाद कई ऐसी औषधियाँ हैं जो शुगर को सेल्फ कंट्रोल करती हैं। ठीक है। पर शुगर को दवाइयों से कंट्रोल नहीं किया जाता, मैनेज किया जा सकता है। उसको कंट्रोल करना है आपने योग से, एक्सरसाइज से। जितना आप योग करोगे, जितनी आप एक्सरसाइज करोगे, शुगर सेल्फ कंट्रोल हो जाती है। तो उसको मैनेज करना आपके हाथ। एक आप घुटनों के दर्द के लिए कोई मेडिसिनल प्लांट बता रहे थे? बला हरसिंगार है, एक बला प्लांट आता है। बला प्लांट साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर है, पंजाब प्लांट है वो। उसको बला इसलिए कहते हैं, वो जैसे कहते हैं ना बला गल पैगी, एक बार उसको लगा दो, उसकी जड़ें हटती नहीं है, 20 साल बाद भी वो उगाएगा। तो इतना इफेक्टिव प्लांट है, उसके 2-3 पत्ते लो तो वो किचन गार्डन में इजीली मैं उसको एक बार लगा दो, वो तो निकलता ही नहीं। अच्छा, ठीक है। यहाँ से हटेगा वहाँ हो जाएगा, वहाँ से हटेगा वो जाता ही नहीं। अच्छा। तो इतना यूज़फुल प्लांट है। ठीक है ना। तो उसका इस्तेमाल पहले पहचानो, उसके बाद इस्तेमाल करो, देखो कितना आराम आता है अपनी ज़िंदगी में। सर, किचन गार्डन में बहुत सी सब्जियां जो है ज़्यादातर आजकल ऑर्गेनिक किचन फार्मिंग का चलता है। जो बाहर की सब्जियां होती हैं उस पर पेस्टिसाइड्स का बहुत यूज़ होता है, कितना नुकसान करता है ये सब कुछ? पेस्टिसाइड तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बेसिकली ये पित्त को बढ़ाता है, हमारा पित्ताशय है, ज़्यादा पित्त खाते हैं तो पित्ताशय फट जाता है, दैट लीड्स टू शुगर। अब जो सैर करता है उसको भी शुगर है, जो पहाड़ चढ़ता है उसको भी शुगर है। तो हमारा लाइफस्टाइल जो है इतना पेस्टिसाइड डालते हैं कि अपनी बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं करती है। तो तभी कहते हैं ऑर्गेनिक लो, कम से कम आपके शरीर को नुकसान ना करे। तो अगर आप ऑर्गेनिक ले सकते हो बहुत बढ़िया बात है, इससे बढ़िया तो अच्छी बात ही नहीं है। पेस्टिसाइड्स के क्या लॉन्ग रन में नुकसान होते हैं, कहाँ तक बीमारी जा सकती है आपकी? पेस्टिसाइड शरीर को खत्म कर देता है मैम। मतलब जो कैंसर आजकल चलता है कि पेस्टिसाइड्स का एक्सट्रीम यूज, इतना कैंसर होने का कारण ही पेस्टिसाइड्स है। उसमें क्या आता है, पेस्टिसाइड डालते जाते हैं। ठीक है। खेतों से नीचे बैठ जाता है, नीचे हमारा पानी का सोर्स है। ठीक है। उसी से हमारा पानी निकलता है, वो पानी में आ जाता है, पानी से हमारे अंदर आ जाता है, हमारे से आगे बच्चों में और सब में चला जाता है। तो इसका जो मैंने पीछे एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो आया था अपना ऑस्ट्रेलिया से। तो किसान, मैंने कहा जी आप पेस्टिसाइड कैसे डालते हो? कहते हम सरकार को लिख देते हैं कि हमारा खेत है, एक बंदा आता है, आके वो नापता है उसको,
ना आपके बताता है भी आपको पेस्टिसाइड इतना चाहिए, वो हमें दे देता है। तो मुझे पता आपके यहाँ कैसा है, तो मैंने कहा यहाँ एक केनी के साथ एक केनी फ्री है। अगर हम एक बहुत बड़ी केनी पेस्टिसाइड की लेंगे तो उसके साथ एक फ्री है, तो कितना डिफरेंस है। फॉरेन कंट्री ज़्यादा ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, हम लोग ऑर्गेनिक से हट के बहुत फसलें लेना चाहते हैं। तो फाइनली क्या है, वो अपनी बॉडी को ख़राब कर रहा है, बॉडी कैंसरस हो रही है, और सबसे ज़्यादा केस हो गए किडनी फेलियर के। पेस्टिसाइड ज़्यादा ले रहे हैं, किडनी ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। तो उसको हमने उस लेवल पे कंट्रोल करें अगर, तो हमारे बच्चे ठीक रहेंगे। आयुर्वेद के हिसाब से सर हेयर फॉल को कम करने का कुछ है इलाज? हेयर फॉल का कारण, सब मेन कारण है कि हम हेयर्स को नरिश नहीं करते। तेल लगाए हमें सदियाँ हो जाती हैं, ठीक है ना। अब बाल हैं, उनको भी खुराक तो चाहिए खाने के लिए, ठीक है। तेल तो हम देते नहीं। उसके बाद गर्मी किसकी है? पेस्टिसाइड की गर्मी है, यूरिया की गर्मी है। और इतनी गर्मी होती है कि लोगों के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, और इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। उसका कारण हमारी डाइट है, ठीक है ना। चलो अगर डाइट हम नहीं बदल सकते, खाना पड़ती है, हफ्ते में कम से कम 2 बार बड़ी ज़ोर से तेल लगाओ ताकि वहाँ से नरिशमेंट मिल जाए, वो भी नहीं करते हम, ठीक है ना। तो बाल बेचारे जितनी देर भूखे रहेंगे उसके बाद गिर जाते हैं। अच्छा, ये कहा जाता है, आपकी बात से मुझे याद आया कि ज़्यादा बहुत ज़ोर से रूट्स को ऐसे मसाज करने से भी हेयर फॉल होता है? उससे भी होता है, और एक कारण बहुत ज़्यादा गर्म पानी डालने से भी होता है। अब सर्दियाँ आ गई, हम सिर पे गरम गरम पानी डालते हैं, उससे रूसी भी होती है। वो जब गर्म पानी डलता है तो इनकी जड़ें खराब हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इनको गुनगुना पानी सिर पे लगाना है, वो भी नहीं करते। उसके बाद ये शैम्पू वगैरह जो हैं, ये भी केमिकल हैं, वो लगाते हैं। तेल हम लगाते नहीं, ये तो बेचारे भूखे हैं, जितने देर इनकी ज़िंदगी चलती है, ठीक है, उसके बाद चले जाते हैं। सर, पुराने टाइम में आयुर्वेद के हिसाब से शैम्पू की जगह क्या यूज़ होता था? उसमें शिकाकाई। शिकाकाई आज भी है शिकाकाई। शिकाकाई है, बट कितने % लोग आपको लगता है करते? 1% भी नहीं करते, क्योंकि हम चाहते हैं बाल शाइन करें, उससे नहीं होते। वो नरिश करती है, ठीक है ना। जब तक हम शैम्पू को ज़ोर से ना लगाएं, बाल हमारे चमकते नहीं हैं। तो हम इस ज़्यादा चक्कर में पड़ गए भी शाइन होने चाहिए चाहे गिर जाए। नहीं, शिकाकाई जो पहले हमारे मम्मियों के टाइम पे जब वो भिगोते थे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता था उसको भिगोना। वही है ना, आंवला डाल लो, शिकाकाई डाल लो, कुछ ऐसी चीज़ें डाल लो, बाल छड़ाती है वो डाल लो, उससे बाल बढ़ते भी थे और नरिशमेंट भी होती थी। और इवन पहले मेहंदी वगैरह लगाई जाती थी, मेहंदी, और अभी केमिकल्स बालों में यूज हो रहे हैं। बिल्कुल। कितना क्या फर्क पड़ता है? केमिकल उसकी जड़ों को, रूट को खराब कर रहा है, ठीक है ना। क्यों? हमें जल्दी चीज़ चाहिए। आप मेहंदी लगाने से, आप शिकाकाई लगाने से आपके बालों में रौनक आने में समय लगता है, वो हमारे को बर्दाश्त नहीं है। हमें तो आज ही पार्टी में जाना है, आज ही इसको शाइन करना है, ठीक है ना। तो वो नुकसान होते जा रहे हैं केमिकल्स के। ये नहीं है आयुर्वेद में साबुन नहीं थे, हेयर सोप्स आज भी हैं उनके, ठीक है ना। उसको हम इस्तेमाल नहीं करते, उसको उस भी तरफ जाना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से कोई रेकमेंडेड साबुन या शैम्पू रेकमेंड किया जाता है? उसमें साबुन और केमिकल, ये केमिकल तो उसमें पड़ता ही है, ठीक है ना। तो रिकमेंडेड ये है कि आप इन चीज़ों को भिगो 1-2 दिन, वही पुराना वाला सिस्टम, भिगो के इनके पानी के साथ बाल धो। कौन सी चीज़ की बात करें? शिकाकाई है, बाल छड़ है, आंवला है, इन सब का मिक्सचर करो, ठीक है ना। इसको थोड़ी देर भिगो के रखो, उसके बाद इससे आप हेयर्स को धो, तो वो गिरेंगे नहीं, शाइन भी आएगा। आयुर्वेद के हिसाब से सबसे अच्छा तेल कौन सा है बालों के लिए? जैसे ब्रह्मी आंवला तेल है, इसमें क्या है, ब्रह्मी और आंवला। ब्रह्मी इज़ गुड फॉर हेयर्स, आंवला इज़ गुड फॉर हेयर्स। तो आप इसको आप घर में बनाओ, तेल बनाओ, उसमें ब्रह्मी डाल दो, आंवला डाल दो, ठीक है ना। ऐसे तेल सबसे बढ़िया है। अब बस सिंथेसाइज ना करो, आप बनाओ। और कोकोनट ऑयल, ये कैसा है? कोकोनट ऑयल हेयर्स के लिए अच्छा है। पहले सबसे बढ़िया माना जाता था सरसों का तेल, पर आज में उसमें मिलावट है तो हमें सूट नहीं करता। तो अब नारियल तेल अच्छा माना गया है, लगाना चाहिए। क्या आयुर्वेदिक दवाइयों का भी सर कभी कोई नुकसान हो सकता है? हर एक चीज़ का नुकसान है मैम, एवरीथिंग। अगर हम मात्रा में नहीं लिया, हम बोलते हैं जी आयुर्वेद है, आयुर्वेद है। अगर हम 1 किलो खा जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब मैं उसका अभी एग्जांपल देता हूँ आपको। एक करेला है, करेला जो है वो इंसुलिन सिक्रीट कराता है और शुगर को लो करता है, ठीक है जी।
अब जब सैर करने जाओ तो वहाँ बाहर एक जूस वाला खड़ा है, वो कहेगा जी आपको मैं बहुत आयुर्वेदिक जूस पिलाऊंगा, उसमें क्या है, खिया, करेला, सो मेनी थिंग्स, ठीक है ना, बहुत अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं, बहुत अच्छी, ठीक है ना। हम सैर करके आए हैं, साथ में हमारा दोस्त होता है, तो हम उस दोस्त से पूछेंगे पीना है, हो गया पी लेते हैं। अच्छा भाई यार कैसे है, कहता है जी 30 रुपये गिलास, 50 रुपये गिलास। उसने ये नहीं बताना कि 2 करेले हैं 4 हैं, तो मैं 50 का बना दे, थोड़ा सा अब भी बड़ा रईस हूँ मैं, 50 का गिलास पी लिया, पी के बहुत अच्छा लगा, एक और बना दे, 2 गिलास हो गए, वो ओवर हो गया, 6 करेले पी गए आप, तो आप घर जाके सुस्ती हो जाएगी। सुस्ती क्यों, आपके शुगर लो गया, ठीक है ना। तो ये बात नहीं है कि हम सब्जी खा रहे हैं तो जितनी मर्जी खा जाएं, इसकी भी एक डोज है, ठीक है ना। पीछे कोई मेरे पास पत्रकार आया, कहता जी घिया का जूस पिया और मर गया। मैं कहा मर ही नहीं सकता, मरने का कारण क्या है, जब आप 5 गिलास पी गए घिया के, तो ठीक है ना। तो ये नहीं कहते भी आयुर्वेद का नुकसान नहीं है, ओवर में नुकसान है, डोज जरूर, हाँ, जहाँ हमारे आयुर्वेद में कोई दवाई लिखी है ना, उसकी डोज लिखी है, चाहे वो आंवला है, चाहे वो त्रिफला है, उन्होंने डोज लिखी है, अभी इतना इतना डालना और इतना लेना है, ठीक है ना। तो ओवर नहीं होना। वैसे आयुर्वेद का कोई नुकसान नहीं है, पर अगर मात्रा में लें। अगर बीपी डाउन हो जाए तो इमीडिएट अगर आयुर्वेद में या रसोई किचन अपनी में से कुछ निकालना है, तो वो कौन सा ऐसी चीज़ है जिससे नॉर्मल हो सके? उसमें आयुर्वेद में जाने से आप उसको एक कॉफ़ी का कप देते ही बीपी बढ़ जाएगा, नहीं है तो दूध में पत्ती डाल दो, इट इज़ गुड। और बड़ी दवाइयाँ हैं हमारे, विष तेंदुकुवटी है, अगर नहीं मिलती, अगर मिलती है तो ऐसी चीज़ों का कुचला है, कुचले का इस्तेमाल, हमारे पास बहुत दवाइयाँ ऐसी हैं जो बीपी को बढ़ा देती हैं, बढ़ाने वाली भी हैं, कम करने वाली भी हैं। तो दूसरी बात ये है, जिसके फैटी लिवर है, अगर वो 1 कप कॉफ़ी का डेली लेता है तो उसमें से फैट निकालने वाली सिर्फ कॉफ़ी है। नहीं, वो आप मिल्क कॉफ़ी की बात करें? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं डालना, ना मिल्क, ब्लैक कॉफ़ी, ओनली कॉफ़ी, और वो भी फीकी, विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क, ठीक है। अगर 1 कप आप रोज लेते हो तो फैटी लिवर डाउन आना शुरू हो जाता है, 1 कप रोज, ठीक है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हमारे पास सारी। अच्छा सर, बेस्ट कुकिंग ऑयल आयुर्वेद के हिसाब से कौन सा है? देसी घी, सारी चीज़ों के लिए कुकिंग सबसे नंबर 1 देसी घी, नंबर 2 पे है सरसों का तेल। इनको मिक्स करके आप बनाओ। आजकल आपको लगता है देसी घी भी मिलावटी आ रहा है? चलो जितना आ रहा है, और इन तेलों से बहुत अच्छा है, जो ये और ऑयल्स है ना, उनसे तो बहुत अच्छा है, प्रोसेस्ड ऑयल, रिफाइंड्स, ठीक है, ठीक है ना। अगर आपको देसी घी घर से मिलता है तो उससे तो बढ़िया कुछ नहीं है। दूध लो, दूध की मलाई उतारो, उससे मक्खन निकाल के देसी घी बनाओ, ठीक है ना। अगर बाजार का भी ले लिया तो आपको 70% तो अच्छा मिलेगा। तो सिंथेटिक तो बहुत ही ख़राब है, उसको कम इस्तेमाल करो। आयुर्वेद की कोई ऐसी हर्ब या स्पाइस या कोई मेडिसिनल प्लांट जो हर बीमारी की दवाई बन सकती है? संजीवनी बूटी हमारी थी। अच्छा, हाँ, आयुर्वेद से थी। मैं एक नया आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप उसका इस्तेमाल करना, बट दैट शुड बी इन लिमिट। अगर आप मुलट्ठी का पाउडर 1 चुटकी रोज़ लेते हो फॉर 7 डेज, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा। फॉर 7 डेज? उससे ज़्यादा नहीं, फिर उसके बाद उसके सिम्टम नेगेटिव। तो वो कोलेस्ट्रॉल कितनी देर के लिए नॉर्मल रहेगा? ये दोबारा यू हैव टू? कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए आपकी डाइजेशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, लिवर को। पर जिसका कोलेस्ट्रॉल कहता है जी हम तो ये दवाई खाएंगे, वो दवाई, मुलट्ठी लो, सिर्फ ओनली मुलट्ठी। मुलट्ठी साबुत फॉर्म में नहीं, पाउडर फॉर्म में? आप नहीं, आप बाजार से उसको चूस लो थोड़ी सी, 1 चुटकी जानी चाहिए। 7 दिन मुलट्ठी लेके अपना टेस्ट करा लेना, आपका कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज हो जाए, ठीक नहीं होएगा, सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ लिवर ठीक रखो तो दोबारा नहीं बनेगा। गठिया की बीमारी अगर किसी को है तो क्या करें? गठिया की बीमारी जो है वायु से है। वायु 2 चीज़ों से बढ़ती है मैम, एक ठंड से, एक बासे से। नाउ इशू इज़ ठंडा एसी, बासा फ्रिज। अगर हम ये 2 चीज़ें घर से निकाल दें तो हमें वायु नहीं होएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ भी 100% लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कई घरों में घड़े का पानी वगैरह लिया जाता है फ्रिज अब तंग आके वापस आए, पर आटा, सब्जी, दालें पड़ी है ना, वहाँ फ्रिज का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। फ्रिज का इस्तेमाल कम कर देंगे, वायु कम हो जाएगी, ये जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। एसी बंद कर देंगे, कभी आप फुल एसी लगा के बैठोगे, जोड़ों में दर्द हो जाएगा।
ठीक है ना। तो हम वायु से रिलेट करते हैं, आप अपने वायु को, इन दो चीज़ों को कंट्रोल करो। कफ का कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है आयुर्वेद के हिसाब से? ये हम वात पित्त कफ का एक सिस्टम बनाया हुआ है उन्होंने भी। वायु आ गई तो हमने उसको गर्म चीज़ देनी है, ठीक है ना जी। गर्म चीज़ देंगे, वो वायु कंट्रोल होएगी, डाउन होएगी, पित्त बढ़ जाएगा, गर्म है ना। तो हर एक चीज़ का आयुर्वेद में ऐसा नहीं है भी ये पर्टिकुलर है, हम डिजीज़ के तरीके से देखते हैं। जैसे एक केस आ गया जिसका पित्त भी बढ़ा हुआ है, वायु भी बढ़ी हुई है, दिक्कत आ गई ना, तो पहले एक चीज़ को कंट्रोल करते हैं, दूसरे को शांत कर लगते हैं। तो आयुर्वेदिक साइंस छोटी नहीं है, ये बहुत डीप साइंस है, इसको समझना पड़ता है। अच्छा, एक नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से क्लेम किया गया था क्लीन डाइट के ऊपर, और उसके पीछे बहुत ज़्यादा IMA ने चिट्ठियाँ लिख दी थी कि आप गलत बोल रहे हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट क्या आयुर्वेद से या क्लीन डाइट से, जिसमें नीम की पत्तियाँ हैं, ये सब कुछ है, फ्रूट सैलेड, कच्चा सलाद खाने पे, या जो भी हम काढ़े पीते थे उनसे किया जा सकता है? मैम ऐसा है कि आयुर्वेद में पहले बताया है कि कैंसर बढ़ता है ज़्यादा अन्न वगैरह खाने से। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अन्न को रोक दिया। वो कैंसर क्या है, इट इज़ ए अननेचुरल ग्रोथ ऑफ ए सेल। एक सेल है, टूट गया, उस गोल है, गोल बनना है, ठीक है ना। जब हम पेस्टिसाइड यूरिया देंगे वो सेल लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, उसकी ग्रोथ गलत हो जाएगी। क्यों होगी? जब उस सेल को गलत खाने को मिलेगा। जब हमने उसको गलत खाने को दिया ही नहीं, तो नेचुरल है भी वो कैंसर कंट्रोल होगा। आयुर्वेद में कैंसर का कंट्रोल है, पर हमारे बात में ऐसी है भी इसका पता नहीं लगता, इसका 4th स्टेज पे पता लगता है, जब हमारे पास समय नहीं होता। हम उस व्यक्ति को कहते हैं भी आप 2 महीने दवाई खा लेगा, कहता नहीं। अगर शुरू से लोगों को पता लगे कि इसको कैंसर है, ठीक है, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, पर पता नहीं लगता, लेट चलते हैं। जहाँ नवजोत जी का बात है, उनकी बात में भी काफ़ी, अब किसी ने रिसर्च तो की नहीं। अगर उसको आपने वेटेज देनी है तो वो जो करते थे उसको 20 लोगों पे ट्रायल करो। ऐसे बताने से नहीं है अभी ये बता दिया जी कल को फूल खा लो फूल। अब 20 लोगों पे ट्रायल करो, हो सकता है वो इतना सक्सेसफुल हो कि हम सब इधर शिफ्ट कर जाएं, ठीक है ना। आयुर्वेद नीड्स द ट्रायल्स। बट क्या आयुर्वेद ने कभी इस तरह की ट्रायल्स अपने तौर पे किए हैं? बड़े बड़े वैद्य हैं जो कैंसर ठीक कर रहे हैं। अच्छा, कर रहे हैं। उनके अपने फार्मूलेशन है, वो क्या देते हैं, रिसर्च की हुई उन्होंने भी, ये बूटी देंगे कैंसर ठीक होएगा, उनके पास भी है। कितने मशहूर हैं और आयुर्वेदिस्ट हैं, वो गलत दवाई नहीं देते हैं और उनसे लोग भी ठीक होते हैं। बट कैंसर का सर ये होता है ना कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज का टाइम आपको नहीं पता है कितनी देर में वो हमें पता नहीं लगता मैम। हम 4th स्टेज पे जब आते हैं ना तो सिम्टम शुरू होते हैं, हम जाते हैं, वो कहते हैं यार 4th स्टेज होगी। अब उसका इमीडिएट क्या है, इमीडिएट एलोपैथी। एलोपैथी। तो आयुर्वेद को तो टाइम ही नहीं मिलता उसमें। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों ट्रीटमेंट साथ साथ चलें, एलोपैथी और आप कैंसर को होने क्यों देते हो? सबसे बड़ी कैंसर को मारने के एंटीऑक्सीडेंट है ज्वारा। ज्वारा क्या है? ज्वारा है कनक उगा दो, इतना इतना हो जाए, उसको काट के खा लो। अब हम वेट करते हैं अभी कैंसर हो जाए तो खाएं। कौन सी उम्र के बाद ये चीज़ खानी? शुरू से बच्चों को करो। अच्छा, हमारे को ये बताओ कि हम राइस ग्रोइंग हैं पंजाब, कनक क्यों खाते हैं? साउथ इंडिया में राइस खाते हैं, उधर भी, इधर बिहार यूपी इस साइड भी ज़्यादा राइस खाते हैं। क्योंकि जो कनक है वो एंटी कैंसरस है, ठीक है ना। तो हम कनक खाते हैं, तो ख़राब क्यों हो रहे हैं? हमने उस कनक को पीसने का सिस्टम गलत कर दिया। जब हम उसको पीसते हैं इतना हीट हो जाता है, सब कुछ निकल जाता है। आप नॉर्मली अपने गमले में कनक लगाओ, नॉर्मल, मैं नहीं बीमारी नहीं बोल रहा, उसके 2 पत्ते जब इतना हो जाए, ज्वारा हो जाए, उसके 4 पत्ते चबा के थूक दो, दैट इज़ एंटीऑक्सीडेंट। जब एंटीऑक्सीडेंट तो कैंसर की तरफ क्यों जाएंगे, ठीक है ना। हम लोग उसका इंतज़ार करते हैं, तो हमारी कैंसर की दवाइयाँ भी ज़्यादा कनक से, ज्वारे से बनती है। वीट ग्रास बोलते हैं, वीट ग्रास। अब वीट ग्रास को पहले लो, ठीक है ना। अब आप घर जाओ, जाके थोड़ा सा वीट ग्रास लगाओ, सबको थोड़ा थोड़ा 4-4 पत्ते लेने हैं, उसमें क्या दिक्कत है? कनक घर में है, गमले हमारे पास हैं, ठीक है ना। तो हमारे को आयुर्वेद को उसको ट्रीट करने का समय नहीं मिलता। 4th स्टेज पे हम उसको कंट्रोल करने में समय लेते हैं। अगर शुरू में पता लग जाए तो ट्रीटेबल है आयुर्वेद के हिसाब से।
ठीक है सर, लास्ट एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, आयुर्वेद के हिसाब से क्या हर बीमारी का इलाज हो सकता है? मैं आपको आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आप बीमार क्यों हो, आयुर्वेद कहता है आपने बीमार नहीं होना। अपने अच्छी सी किचन गार्डन लगाओ, उसमें 25 पौधे लगाओ, स्टीविया लगाओ और एलोवेरा लगाओ, गिलोय लगाओ। अब सुबह उठ के ना थोड़ा थोड़ा पत्ता उसका सेवन कर लो, ताकि जो आपकी बीमारी होने वाली है वो वही रुक जाए। अच्छा। ठीक है, तो सबसे पहले आप हर्बल गार्डन इशू बनाओ, फिर अपनी किचन को बहुत बढ़िया करो। ठीक है, तो आपको दवाइयों को और डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप बुजुर्ग तो फिर भी थोड़े 60+ ये सब कुछ फॉलो करते हैं, कुछ ना कुछ वो खाते रहते हैं, तो उनका लाइफस्टाइल स्टिल हेल्दी है जो यंग पर्सन है? उनका पता क्या है, हम डालडा के लोग हैं, हमने बचपन में डालडा खाया है। ये जो बुजुर्ग हैं इन्होंने देसी घी खाया हुआ है, वो दूर तक चलता है। तो हमें उस समय डालडा आ गया था, उसमें मिलावटें आ गई थी। पहले मिलावट नहीं थी, पहले वो 4-4 गिलास दूध के पी जाते थे, अब कहाँ डाइजेस्ट होता है। तो उनका बेस जो है, जिसको नींव कहते हैं, बहुत अच्छी है। आप अपने बच्चों की नींव अच्छी बनाओ, उनको थोड़ा बहुत इसका सुहांजन है उसकी पत्तियों का जूस दो दूध में मिला के, ताकि वो उनकी इम्यूनिटी ठीक रहे, हेल्दी रहे। तो मैं आयुर्वेद से यही कहना चाहता हूँ कि आप ये छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को हेल्दी रखो। योग करो, सूर्य नमस्कार के 4 आसन 4 बार कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो करते नहीं हैं। सर, एक सिंपल हर मदर का सवाल है, बच्चों की इम्यूनिटी नेचुरली कैसे बढ़ाएं? बच्चों को अच्छा खाने को दो। अच्छा, तो आजकल सब कुछ मिला हुआ है। चलो कई चीज़, जैसे अब साउथ इंडिया में सरकार ने सुहांजन के पौधे लगाए और उसमें कहा है माल न्यूट्रिशन सबसे बढ़िया ये है, और बच्चों को उसका 1 चम्मच 1 गिलास दूध में रोज दो, उसकी इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी। अच्छा, उसका टेस्ट कैसा होता है सुहांजन? वो तो दूध का टेस्ट आएगा उसको। अच्छा। जो दूध में चीनी डाल दोगे, जो भी डाल दोगे, उसका टेस्ट आएगा। और वो घर पे ही आपने पीसना है? बिल्कुल नहीं, पत्ते ले लो, उसको मिक्सी में घुमा लो, थोड़ा सा उसमें दूध डाल दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये इजीली अवेलेबल होता है वैसे? आम है सुहांजन का पेड़। तो उसके पत्ते पहचानो, पत्ते उसका रोज इस्तेमाल करो, इम्यूनिटी इंक्रीजर। अब जो ये सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी सेंटर हैं, उसमें इनकी चीज़ें आ रही हैं। ये चीज़ें लोगे, इम्यूनिटी बनाओ, गलत मलत मत खाने दो। भूख लगती है, अच्छी सब्जियां तो अच्छे फ्रूट्स दो, तो अपना इम्यूनिटी बन जाएगी। बच्चे आजकल ज़्यादा चिप्स, चॉकलेट्स तभी वो खराब हो रहे हैं ना, तभी उनकी इम्यूनिटी खराब हो रही है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े, आज बहुत अच्छी मीनिंगफुल इंसाइट्स मिले हैं। तो हमारे सारे व्यूवर्स को आज आयुर्वेदिक डॉक्टर से हमने मिलाया, और बहुत बड़े माहिर डॉक्टर हैं वो, चंडीगढ़ के SMO हैं वो, आयुर्वेद से जुड़े हैं, बहुत से लोगों को ट्रीट किया है, और हमारी भी यही कोशिश थी कि इनकी जो नॉलेज है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं या कोई भी आपके और सवाल हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।